हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ये सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन में है ए और बी हमें दो मैट्रिसेस दे रखे हैं और दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी जो होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम पिछली वीडियोस में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में बता चुके हैं, आप उन वीडियोस को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ये देखते हैं ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस इट इम्प्लाइज ए डैश इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इक्वल्स टू बी। कहने का मतलब हुआ जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो इन दोनों के जो ट्रांसपोज होंगे वो ए और बी के इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए जो होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेट पी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। हमने ए बी माइनस बी ए को एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया जिसका नाम है P। अगर हम P का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ये हमें मिलेगा ए बी माइनस बी ए का होल डैश। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश। अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है तो प्रोडक्ट में हम रिवर्स कर देते हैं, बताया था। तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश माइनस और ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। और हमें ये भी मालूम है कि जो बी डैश है वो बी के इक्वल है, इधर ए डैश है वो ए के इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा ए बी। और इस पूरे में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो पी डैश की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा ए बी माइनस बी ए। और हमें ये भी मालूम है कि ए बी माइनस बी ए जो दे रखा था वो पी की वैल्यू है, तो पी डैश की जो वैल्यू मिलती है हमें माइनस पी के इक्वल है। जब पी डैश की वैल्यू माइनस पी के इक्वल है इट इम्प्लाइज पी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी हमें पहले से मालूम होनी चाहिए कि जब ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल होती है तो यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दे रखा है शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन का मीनिंग ये है अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में बी डैश ए बी जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश इंटू ए बी जो होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आइए सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं। पहला केस है हमारे पास व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डैश होगा वो एक इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसको P कंसीडर कर लेते हैं। P हो जाएगा बी डैश ए बी। हमने इसको इस तरह से कंसीडर कर लिया। अगर हम इसका P डैश फाइंड करते हैं और P डैश की वैल्यू P के इक्वल आ जाती तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी डैश ए बी को इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं और 3 मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है उसका हमें ट्रांसपोज दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको एक सिंगल मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बी डैश हो जाएगा और ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का होल डैश। क्योंकि हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि ए बी का जो होल डैश होता है वो बी डैश इंटू ए डैश होता है, हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। इसको x कंसीडर कर लेते हैं, इसको y कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x डैश इंटू वाई डैश। अब ये फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी डैश इंटू ए डैश इंटू और बी डैश का जो डैश यानी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है,
तो ये हो जाएगा बी। हमें ये भी मालूम है कि जो ए डैश है वो एक इक्वल है, क्योंकि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए डैश को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए इंटू बी, और ये वैल्यू है पी डैश की। अब पी डैश की जो वैल्यू निकल के आई उसको हम कंपैरिजन करते हैं इससे, तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो पी की भी है, यानी यहाँ से हमें मिल जाता है कि पी डैश की वैल्यू है वो पी के इक्वल है। इट इम्प्लाइज पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात करते हैं इसके दूसरे वाले केस की। दूसरे वाले केस में व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने क्या किया दूसरे वाले केस में ए को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर किया है, तो इस केस में ए डैश की जो वैल्यू होगी वो माइनस ए की इक्वल होगी। अब हमने इस बार इसको क्यू कंसीडर कर लिया, तो क्यू हो जाएगा बी डैश इंटू ए बी। अब इसके बाद अगर इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए बी का होल डैश, इसको हम एक्स कंसीडर करते हैं, इस पूरे को वाई कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का होल डैश। ये हमें मिलेगा a इंटू बी का होल डैश है, तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश का होल डैश, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो ए डैश दे रखा है वो माइनस ए के इक्वल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डैश इंटू माइनस ए इंटू बी, इस माइनस को हम आगे लिख लेते हैं, माइनस बी डैश इंटू ए इंटू बी, ये क्यू डैश की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्यू की है, तो इसका मतलब क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल हो गई, और इस कंडीशन में जो क्यू होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इट इम्प्लाइज क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है फाइंड एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए की, ए जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में दे रखा है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है दोनों का प्रोडक्ट। तो आइए सबसे पहले हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं हम, तो ए डैश से होगा हो जाएगा 0 x टू वाई वाई माइनस वाई और z माइनस z और z, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है ए डैश की। तो सबसे पहले हम ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई वाली कंडीशन में हम ए डैश को पुट करेंगे, ए को पुट करेंगे और आई को पुट करेंगे। यहाँ पर जो ए डैश दे रखा है 0 x टू वाई वाई माइनस वाई z माइनस z इंटू, और ए जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 0 2 वाई z x वाई माइनस z x माइनस वाई और z। क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर के हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो भी 3/3 ऑर्डर का आएगा, तो हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा वो भी 3/3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद में फिर इसको इक्वल रख लेंगे, और इक्वल रखने के बाद में क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो इस रो का मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ में, तो 0 का 0 के साथ, x का x के साथ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये 0 हो जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस एक्स वाई, एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स वाई। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 0 एक्स का माइनस जेड के साथ करेंगे माइनस का एक्स जेड, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का एक्स जेड। बात करते हैं दूसरी वाली रो के साथ में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो ये जगह 0 प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। इधर ये जो मिलेगा हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और फिर R2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इस C3 के साथ में, तो ये हो जाएगा 2yz माइनस का yz माइनस का yz। बात करते हैं R3 की, तो R3 का मल्टीप्लाई पहले हम C1 में करेंगे, फिर C2 में करेंगे और फिर C3 में करेंगे। तो जब हम R1 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हमें मिलता है 0 माइनस zx और प्लस का zx। इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो प्लस का 2yz माइनस का yz और माइनस का yz। बात करते हैं इसकी, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करेंगे तो ये जगह जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और हमें जो दे रखा है ये दे रखा है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये कंडीशन हमें दे रखी है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 2x स्क्वायर, ये 0 मिल जाएगा, इधर ये 0 मिल जाएगा हमें, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर इसमें देखो ये 2yz है माइनस का yz प्लस माइनस का yz माइनस का 2yz हो जाएगा, प्लस का 2yz, ये 0 मिल जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर ये भी 0 मिल जाएगा, और यहाँ मिलेगा हमें 3z स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 0, इधर हमें मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा हमें 6y स्क्वायर 0 6y स्क्वायर, इधर 0 मिल जाएगा, इधर दोनों जगह पे 0 मिला, और यहाँ मिलेगा हमें 3z स्क्वायर 0 0 और 3z स्क्वायर। और इसका हम कंपैरिजन करेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के साथ में, क्योंकि दोनों 3×3 ऑर्डर के हैं और दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी ये जो एलिमेंट होगा वो इसकी इक्वल होगा, ये जो एलिमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इससे x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 मिल जाती है। बात करते हैं इसकी, तो 6y स्क्वायर की वैल्यू 1 मिल जाती है, इससे y स्क्वायर की वैल्यू 1/6 और y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 मिलेगी। और इसी तरीके से 3z स्क्वायर हमें मिलता है 1 के इक्वल, तो z स्क्वायर की वैल्यू 1/3 और इससे हमें z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 मिल जाती है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ये हमें 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, तीनों का प्रोडक्ट इस 0 मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करके। तो तीनों का प्रोडक्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 का है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, और इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 का है। और उसके बाद में 1/1 इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद में फिर रिजल्ट का प्रोडक्ट इसके साथ में फाइंड करेंगे, आंसर आएगा, और उस आंसर को कंपैरिजन करेंगे हम 0 मैट्रिक्स के साथ में। यानी 0 मैट्रिक्स हमें जो लेना होगा वो इनके फाइनल प्रोडक्ट के ऑर्डर के बेस पर आएगा। तो आइए हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यहाँ पर इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज 3 है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और हमें जो इसका प्रोडक्ट का आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1/3 का, यानी 1 रो और 3 कॉलम्स। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो इसका मल्टीप्लाई जो इसके साथ में हम करते हैं तो ये लेंगे और ये वाला लेंगे, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 1 का 1 के साथ, तो 1 + 4 और +1, तो ये हो जाएगा 6। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो 2 मिलेगा। और इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये 0, ये 2 और ये 2, यानी इसका जो रिजल्ट मिला हमें वो मिला 4।
इन दोनों का प्रोडक्ट का। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 x के साथ में, और ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स दे रखा है। इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 का है, और इसका जो ऑर्डर है वो है 3/1 का। प्रोडक्ट पॉसिबल है, और प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/1 का होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये मिलेगा हमें 6 × 0 0, 2 × 2 = 4, और 4 × x यानी 4x, ये 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 4x। ये 1/1 ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इधर ये हमें जो दे रखा है वो 0 मैट्रिक्स है, तो उस कंडीशन में हम 0 जो लेंगे वो 1/1 ऑर्डर का एक 0 मैट्रिक्स लेंगे। दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी 4 + 4x जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और 4x की वैल्यू -4, और इससे हमें x की वैल्यू -1 मिल जाती है। 8वां जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास वो है इफ़ a = ये हमें 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें प्रूफ करना है कि a² - 5a + 7a जो होगा वो एक 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें a² की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो इसमें हम a² फाइंड करते हैं। तो a² जो होगा वो a × a होगा, और ये हो जाएगा 3 1 -1 2, और इधर 3 1 -1 2। जब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो भी हमें 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। तो यहाँ इस R1 का अप्लाई करते हैं सबसे पहले इस C1 के साथ में, तो 3 3 = 9, और -1, यानी ये मिल जाएगा हमें 8, यानी 9 - 1। इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, 3 1 = 3, और 1 2 = 2, तो 3 + 2 ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब इस R2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, -1 का 3 के साथ में करेंगे तो -3, और इसका इसके साथ में इंटू करेंगे तो -2, -3 -2 -5। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो -1 यहाँ मिलेगा, और +4 हमें यहाँ मिलेगा, तो यानी यहाँ मिलेगा हमें +3। इसको हम डिटेल में भी प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद a² की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो इसका हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास दे रखा है a² - 5a + 7i। इनकी मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। a² हमें दे रखा है 8 5 -5 3, -5 × a जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 3 1 -1 2 +7। बात करते हैं हम i की, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो 2/2 का, ये जो ऑर्डर है इसका ये भी 2/2 का है, तो हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा, यानी 1 0 0 1। इस फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद 8 5 -5 3 प्लस -5 का जब हम इसमें इंटू करेंगे तो -15 -5, और ये हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा -10 प्लस। अब 7 का इसमें इंटू करेंगे तो 7 0 0 7। आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 8 -15 + 7, ये पहला एलिमेंट है, और 5 -5 + 0, ये मिल जाता है हमें -5 + 5 + 0, अगर ये मिल जाएगा 3 -10 और +7। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है, इसका रिजल्ट 0 मिलता है, ये भी 0 मिलेगा, और हमें 2/2 ऑर्डर का एक 0 मैट्रिक्स मिल जाता है जो कि RHS के इक्वल दे रखा है। हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है वो है फाइंड x इफ़। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, और इन 3 मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो उस कंडीशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखते हैं 1/3, और इसका जो ऑर्डर है 3/3 का है, और इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 का है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा 1/3 का, और इन दोनों का अगर हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/1 का होगा।
तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इनके जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है, यानी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलता है उसका ऑर्डर समझ में आ गया होगा। तो जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1/3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, तो x का 1 में करते हैं तो x होता है, इसका 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 2 हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा x - 2। अब बात करते हैं इसकी, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में तो इसका 0 मिलेगा, इसका माइनस का 10 हो जाएगा, इसका 0 मिलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। अब बात करते हैं थर्ड वाले C3 के लिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो इसका 2x हो जाएगा, इसका -5 हो जाएगा और इसका माइनस का 3 हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा 2x - 8। मैं समझता हूँ यहाँ तक इतना प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद x, 4 और 1, ये हमें 0 मैट्रिक्स दे रखा है। अभी इसका मल्टीप्लाई इसकी फॉर्म बाद में हम लिखेंगे, 1/1 वाली फॉर्म आनी है वैसे भी। तो इसमें ये 1/3 का है और ये इधर का है 3/1 का। इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो 1/1 का मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में तो हमें मिल जाता है x × x - 2 प्लस माइनस का 40 प्लस इसके साथ में इंटू करेंगे तो 1 × 2x - 8 = 0 मैट्रिक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जगह x² माइनस का 2x माइनस का 40 प्लस 2x - 8 0 मैट्रिक्स, प्लस का 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x² माइनस 40 और -8 हो जाएगा -48 = 0। क्योंकि अब यहाँ पर ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 0 मैट्रिक्स है, इसको भी हम इस तरह से 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हैं और दोनों इक्वल हैं, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी x² - 48 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। इससे हमें x² = 48 मिल जाता है और x की वैल्यू ± √48 और ये हो जाएगा ±4 √3। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कंडीशंस उसने दे रखी हैं कि 2 मार्केट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, और हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं x, y और z। उनकी कुछ यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को हमें फर्स्ट और सेकंड वाले मार्केट्स में सेल करना है और सेल करने के बाद में उसने कुछ कंडीशंस और दे रखी हैं। वो पूछ रहा है कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा अगर XYZ की जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट की वो दे रखी है 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ और इधर 1 रुपये। सेकंड वाले पार्ट में वो कह रहा है कि अगर यूनिट कॉस्ट प्राइस XYZ प्रोडक्ट्स की जो दे रखी है वो ₹2, ₹1 और 50 पैसे दे रखी है, तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें देना है वो मार्केट वाइज देना है। इसको क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है, ध्यान से समझने के बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना यहाँ पर सबसे पहले जो गलती होती है वो गलती होती है मैट्रिक्स फॉर्म करने की, यानी मैट्रिक्स बनाने की। अगर मैट्रिक्स गलत बन जाते हैं तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फर्स्ट वाले मार्केट में जो सेल की है एक्स वाले प्रोडक्ट की वो 10,000 की हैं, वाई वाले प्रोडक्ट की 2,000 की हैं और जेड वाले प्रोडक्ट की 18,000 की हैं। और जो सेकंड वाला मार्केट है उसमें हमने एक्स वाले प्रोडक्ट की 6,000 यूनिट सेल की हैं, वाई वाले प्रोडक्ट की 20,000 सेल की हैं और इसकी सेल की हमने 8,000। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स वाला जो प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट प्राइस नहीं है बल्कि ये सेलिंग प्राइस है। अगर पर यूनिट सेलिंग प्राइस होगी वो ₹2.50, वाई वाले की ₹1.50 और जेड वाले प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट की वो ₹1 है, तो बताइए उसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें मालूम है नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस ऑफ
ईच यूनिट इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस। यानी अगर हमें टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है तो पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो इस तरह से हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाता है। और ये जो LHS है हमें ये दोनों के दोनों एक मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करने हैं, यानी जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है उसको भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे और जो सेलिंग प्राइस है यूनिट्स की उसको भी हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, और ये इसका जो ऑर्डर मिलता है वो मिलता है हमें 2/3 का। और हमें जो सेलिंग प्राइसेस दे रखी हैं उसको भी अगर हम इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका जो ऑर्डर मिलता है हमें वो मिलता है 1/3 का। और इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं उसके लिए हम ट्रिक अपनाते हैं। इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं इसके अगर नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आते हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। अब प्रोडक्ट पॉसिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। यानी ये इस तरह से न होकर हमें इस तरह से मिलेगा और इसका जो ऑर्डर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3/1 का। अब हम देखते हैं ये 2/3 का है और ये 3/1 का है, तो उस कंडीशन में इसका प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है इसको हम इसी तरह से लिखते हैं 10,000, 2,000, ये 18,000 और ये दे रखा है 6,000, ये 20,000 और ये हो जाएगा 8,000। ये 2/3 ऑर्डर का है और इसको हम लिखते हैं 2.50, ये 1.50 और ये 1.00। तो ये 2/3 का है और ये 3/1 का है, प्रोडक्ट पॉसिबल है और हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/1 का। यानी ये मार्केट वाइज हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में। इसकी 2 जीरो इसमें से ख़त्म हो जाएंगी पॉइंट हटाने में, तो 250 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, तो ये जाएगा 250 और 2 जीरो और प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो इसकी 2 जीरो ख़त्म हो जाएगी, 150 यहाँ बचता है और 20 यहाँ बचता है, तो एक जीरो इसकी ये 2 जीरो हो जाएंगी और हमें मिलेगा 15 टू ज़ा 30, यानी ये हो जाएगा 3,000। बात करते हैं इसके मल्टीप्लाई इसमें, तो 18,000 का जो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट ये 18,000 मिल जाता है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो इसकी 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, इसका पॉइंट हटाने में 250 यहाँ हो जाएगा और 60 यहाँ हो जाएगा, तो 2 जीरो तो हमें इस तरह से मिल जाते हैं और 25 6 150, यानी इसका जो आंसर है प्रोडक्ट का हमें मिलेगा 15,000 प्लस। अब इस 20,000 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 के साथ में, तो इस तरह से हमें मिल जाता है ये 30,000 और इसका इसके साथ में इंटू करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8,000। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 25,000 प्लस 3,000 28,000 प्लस 18,000 46,000 मिल जाता है और 15,000 प्लस 30,000 45,000 प्लस 8,000 53,000, यानी ये फर्स्ट मार्केट का और ये सेकंड मार्केट का ये टोटल रेवेन्यू है। तो इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं एक जगह 46,000 और 53,000, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू है दोनों मार्केट्स का। बात करते हैं इसके बी वाले पार्ट की, तो बी वाले पार्ट में वो ये कह रहा है कि अगर यूनिट कॉस्ट प्राइस XYZ की हमें दे रखी ₹2, ₹1 और 50 पैसे, तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें मालूम है जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल
कॉस्ट प्राइस करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्राइस, हमें ये मिल जाएगा। तो इसको इसी फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करके मैट्रिसेस को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये मिल जाएगा हमें 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और इधर 8,000, और इसका हम बनाएंगे मैट्रिक्स 2, 1 और इसका हो जाएगा 0.5, क्योंकि हमें रुपीज़ में लेना है। इसका ऑर्डर है 2/3 का, इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 का है। तो हम आसानी से इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो 10,000 इंटू 2 ये 20,000 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो ये 2,000 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर इसके साथ ये हो जाएगा 9,000। अब R1 R2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12,000 प्लस 20,000 का इसके साथ करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा, प्लस 8,000 का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 20,000 प्लस 2,000 22,000 और प्लस 9,000 यानी 31,000। इधर 12,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 32,000 प्लस 4,000 यानी 36,000। ये फर्स्ट मार्केट का है और ये सेकंड मार्केट के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस है। ये फर्स्ट मार्केट की टोटल कॉस्ट प्राइस है और ये है सेकंड मार्केट की टोटल कॉस्ट प्राइस। इसके बाद इसको हम रेज कर लेते हैं। बात कर लेते हैं टोटल ग्रॉस प्रॉफिट की। हमने बताया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास जो दे रखा है 46,000 और 53,000 माइनस 31,000 और ये दे रखा है 36,000। ये 2/1 का, ये भी 2/1 का है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो 46,000 माइनस 31,000, इधर 53,000 माइनस 36,000। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 15,000, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 17,000। कहने का मतलब ये फर्स्ट वाले मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट है और ये सेकंड वाले मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रा ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है समझने में। सॉल्यूशन आसान है लेकिन समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर इसका जो ऑर्डर दे रखा है वो 2/3 का है और ये जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 2/3 का। क्योंकि x भी एक हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लेना पड़ेगा, अगर हम इसका जो ऑर्डर है वो m/n का कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में हमें x का ऑर्डर क्या लेना है वो हमें देखना है। क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2/3 ऑर्डर का है, तो 2/3 ऑर्डर का जो प्रोडक्ट है वो इसका ऑर्डर मिलेगा, यानी m/3 जो होगा वो हमें 2/3 देगा। इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, यानी m की वैल्यू 2 मिल जाती है। कहने का मतलब हुआ x जो हम मैट्रिक्स लेने वाले हैं उसमें नंबर ऑफ रोज हो गए वो 2 होंगे,
बात करते हैं इसकी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तभी पॉसिबल होगा जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, यानी n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम m की वैल्यू और n की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर क्या फाइंड कर लेते हैं। और हमने फाइंड की m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 2। इसका मतलब x जो हमें मैट्रिक्स लेना है वो 2×2 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं लेट x इक्वल्स टू ABCD, यानी ये हमने एक 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं। तो A, B, C और D और 1 2 3 4 5 6 और इसका जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है -7 -8 -9 2 4 6, ये हमें ऑर्डर मिल जाता है। बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। जब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो भी 2×3 ऑर्डर का होगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो हमें मिलेगा A + 4B। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं तो ये मिलेगा 2A + 5B। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं तो हमें मिलेगा 3A + 6B। बात करते हैं हम इसकी, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हमें मिलेगा C + 4D, ये मिलेगा 2C + 5D और ये मिलेगा हमें 3C + 6D और ये -7 -8 -9 2 4 6 इस तरह हमें दे रखा है। ये भी 2×3 ऑर्डर का है, ये भी 2×3 ऑर्डर का है और दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो A + 4B की जो वैल्यू होगी वो -7 के इक्वल होगी। A + 4B की जो वैल्यू होगी -7 के इक्वल, और इधर 2A + 5B की जो वैल्यू होगी वो -8 के इक्वल होगी। 2A + 5B इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएंगी A और B की वैल्यूज़। और इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो C + 4D वो होगा 2 के इक्वल, और इधर 2C + 5D ये हो जाएगा 4 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटा लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2A दे रखा है, इसको भी 2A बना लेंगे, तो यानी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 2A + 8B इक्वल टू -14, और ये हमारे पास दे रखा है 2A + 5B इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे इनके, ये कैंसिल हो जाएगा। +8B - 5B तो हमें मिलेगा 3B, और इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा -6, और इस तरह से हमें B की वैल्यू -2 मिल जाती है। इस B की वैल्यू को जब हम इसमें पुट करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो हमें A + 4 × -2 इक्वल टू -7, यानी A - 8 इक्वल टू -7, और इस तरह से हमें A की वैल्यू 1 मिल जाती है। यानी A और B की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। सेम कंडीशन हम यहाँ में अप्लाई करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2C + 8D इक्वल टू 4, और ये 2C + 5D इक्वल टू 4 दे रखा है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3D बचेगा, इधर 0 हो जाएगा, तो D की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है। और इस D की वैल्यू 0 को जब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा C + 4 × 0 इक्वल टू 2, और इस तरह से हमें C की वैल्यू 2 मिल जाती है।
तो हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू मिल चुकी हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा वो ए बी सी डी इस तरह से था। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 0, यानी एक्स जो मैट्रिक्स हमें कंफर्म करना था उसका आंसर ये होगा 2/2 ऑर्डर में। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और ए स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल दे रखी है। तो हमें सेलेक्ट करना है इसमें से कौन सा वाला आंसर है इसका, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में। तो ये हो जाएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं। तो ये जाएगा बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। इधर ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, या फिर इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन उसने दे रखी है कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई की इक्वल है। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये दे रखा है 1 0 0 1। ये 2/2 ऑर्डर का है। तो हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल हो जाएगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, दोनों को हम उधर ले जाएंगे। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। और ये जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है सी वाले पार्ट में, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, इसमें से हमें करेक्ट आंसर छांटना है। और इसमें जो आंसर्स दे रखे हैं वो ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले लेट इक्वल्स टू ए आई जे, हमने इस एम वाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया है। हमें मालूम है व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश की जो वैल्यू होगी वो ए की इक्वल होगी। इसका मतलब ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के इक्वल होगा। इसके बाद व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश की जो वैल्यू होगी वो माइनस ए के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं ए डैश का मतलब ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जे के इक्वल होगा, यानी इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है और इसको इस फॉर्म में लिखा है। और हमें ये भी मालूम है कि ए जे आई की जो वैल्यू होगी वो ए आई जे के इक्वल है। तो यहाँ पर इसको ए आई जे लिख लेते हैं, माइनस ए आई जे लिख लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे। तो ए आई जे प्लस 2 प्लस ए आई जे इक्वल्स टू 0, 2 ए आई जे इक्वल्स टू 0 और 2 को इधर ले जाएंगे तो ए आई जे इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोई सा भी एलिमेंट लें किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, तो हमें हर एलिमेंट 0 मिलेगा। और किसी भी मैट्रिक्स में जब हर एलिमेंट 0 होता है तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इसका जो आंसर होगा वो बी वाला करेक्ट होगा, यानी ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये दे रखा है इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए।
अगर हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो ए के ही इक्वल आता है। देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, इसको अगर हम एवेल्यूएट करते हैं तो हमें इसमें से कौन सा आंसर मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम आई प्लस ए का होल क्यूब फाइंड कर लेते हैं और माइनस 7a इसको एवेल्यूएट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 इंटू आई इंटू ए, और ये हो जाएगा आई प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस का 7a, यानी a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें। हमें ये भी मालूम है कि i का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर i ही मिलता है, तो इसकी वैल्यू i हो जाएगी। प्लस बात करते हैं ए क्यू की, तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए 3 इंटू, अब i का a के साथ में इंटू करते हैं तो हमें a मिलेगा प्लस a माइनस 7a, ये i रहेगा प्लस a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो दे रखी है उसने a के इक्वल, तो यहाँ पे a स्क्वायर को हम a से इंटू ए, अब इस a का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, या 3a का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3ai प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a, हमें इस तरह से मिलेगा। i इंटू ए, ये हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a, अब a का i के साथ में इंटू करते हैं तो हमें 3a मिलेगा प्लस 3 इंटू, अब a स्क्वायर की वैल्यू उसने a के इक्वल दे रखी है तो यहाँ पे हम a लिख लेते हैं माइनस का 7a, i प्लस a स्क्वायर की वैल्यू उसने a दे रखी है, यहाँ पे a लिखते हैं, फिर 3a माइनस 7a, तो i प्लस a प्लस 3a 7a माइनस 7a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा i, यानी इसको एवेल्यूएट करने के बाद में हमें आंसर मिलता है i, जो इसमें सी वाला पार्ट दे रखा है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं समझता हूँ आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे समझ में आगे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइएगा, मैं उन क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।